साल 1946 की नौसैनिक विद्रोह पर जब सवाल उठाए गए तो साहिर लुधियानवी ने एक नज्म लिखी। उसकी कुछ पंक्तियां सुनिए। ए रहबरे मुल्को कौम बता, आंखें तो उठा नजरें तो मिला, कुछ हम भी सुने हमको भी बता, ये किसका लहू है कौन मरा। धरती की सुलगती छाती पर बेचैन शरारे पूछते हैं, हम लोग जिन्हें अपना न सके वो खून के धारे पूछते हैं। सड़कों की जुबां चिल्लाती है, सागर के किनारे पूछते हैं, ये किसका लहू है कौन मरा। अंग्रेजों के खिलाफ साल 1857 के सैनिक विद्रोह पर अक्सर कहानियां कही जाती हैं। आज़ादी के आंदोलन पर होने वाली चर्चाओं का एक हिस्सा इसी विद्रोह के इर्द गिर्द रहता है। लेकिन 1915 में विदेशी जमीन पर हुए सैनिक विद्रोह का जिक्र नहीं होता भी है तो बहुत कम। 1915 में ब्रिटिश सेना से बगावत करने के जुर्म में अंग्रेजों ने 47 से ज्यादा मुस्लिम सिपाहियों को गोलियों से भून दिया था। आज चर्चा उसी विद्रोह की, ताकि साहिर लुधियानवी ने जो सवाल पूछा है उसमें एक आवाज और शामिल हो सके। नमस्कार, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 15 फरवरी है और आज की तारीख का संबंध है सिंगापुर में साल 1915 में 800 से ज्यादा भारतीय सैनिकों के विद्रोह की घटना से। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. बात शुरू करने से पहले आपको बता दें कि तारीख के इस एपिसोड के पार्टनर हैं कुकू एफएम। जैसे हम आपको इतिहास की कहानियां सुनाते हैं, उसी तरह कुकू एफएम भी आपको देश, दुनिया, साहित्य, समाज, दर्शन, विज्ञान जैसी कई कैटेगरीज में ऑडियो बुक्स देता है। ऑडियो बुक से फ़ायदा है कि आप दूसरे काम करते हुए भी अपनी मनपसंद किताबें सुन सकते हैं। अब आप ठहरे ललन टॉप के दोस्त और कुकू एफएम हमारे पार्टनर, तो आप लोगों के लिए कुकू एफएम के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर 50% की छूट का ऑफर है। ऑफर का लाभ कैसे मिलेगा? बस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते वक्त एक छोटू सा कोड डालना होगा। कोड है LT50। सूचना समाप्त। आज की कहानी पर चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन और मित्र देशों के अलायंस के खिलाफ तुर्की का उस्मानिया यानी ऑटोमन एम्पायर यानी आज का तुर्की जर्मनी के साथ शामिल हो गया था। वहां के उलेमाओं ने मित्र देशों के खिलाफ जंग का फतवा दिया था। उस दौर में खिलाफत ऑटोमन एम्पायर के नेता मुस्लिमों के सबसे बड़े नेता यानी खलीफा माने जाते थे। इसीलिए दुनिया भर के मुसलमानों का समर्थन तुर्की के साथ था। लेकिन इस वक्त तक दुनिया के कई मुस्लिम इलाकों पर मित्र देशों का कंट्रोल था। आज़ादी की मांग की जा रही थी। इधर हिंदुस्तान में आलम यह था कि पैसे की तंगी, राजनीतिक मान मनोवल और अंग्रेज़ों की जोर ज़बरदस्ती के चलते 11 लाख से ज़्यादा भारतीय नौजवान अंग्रेज़ों की तरफ से विश्व युद्ध में लड़ रहे थे। इसे ब्रिटिश भारतीय सेना कहा जाता था। यूरोप और एशिया के कई मोर्चों पर यह सेना युद्ध में एक्टिव थी। लेकिन ब्रिटिश भारतीय सेना के मुस्लिम सैनिकों में तुर्की के खिलाफ युद्ध को लेकर नाराज़गी थी और उसी नाराज़गी को क्रांतिकारियों ने हवा देना शुरू कर दिया। वीरेंद्र चट्टोपाध्याय के नेतृत्व में ज्यूरिख में बोलिन कमेटी बनाई गई थी। लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना, बरकतुल्ला भोपाली अमेरिका में एक्टिव थे और सिख क्रांतिकारियों ने कनाडा में गदर पार्टी शुरू कर दी थी और भारत में इस विद्रोह की कमान बाघा जतिन संभाल रहे थे। साल 1915 का वक्त था। भारत में बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और विदेशी जमीन यानी सिंगापुर में 1857 की ही तर्ज पर सैनिक विद्रोह का प्लान बनाया गया। फरवरी महीने की अलग अलग तारीखें तय की गई। पंजाब में 21 फरवरी 1915 को 23वीं कैवलरी के सैनिकों ने कई अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला। लेकिन एक सैनिक कृपाल सिंह ने गद्दारी कर दी। सारा प्लान अंग्रेजों को बता दिया और विद्रोह को दबा दिया गया। अगले दिन पंजाब मेल को भी लूटने की प्लानिंग थी, लेकिन पंजाब को सीज कर दिया गया और ट्रेन कैंसिल कर दी गई। आगरा, लाहौर, फिरोजपुर और रंगून में भी विद्रोह की खबर लीक हो गई और छिटपुट संघर्ष के बाद यहाँ भी विद्रोह दबा दिया गया। मेरठ और बनारस में भी क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सिंगापुर में ब्रिटिश भारतीय सेना की 5वीं लाइट इन्फेंट्री का विद्रोह कामयाब रहा और एक हफ्ते तक गदर काटा गया। 5वीं लाइट इन्फेंट्री के 850 सिपाहियों के इस विद्रोह को देवबंदी मुसलमानों के रेशमी रुमाल आंदोलन का समर्थन था। 5वीं लाइट इन्फेंट्री 1803 में इस्टेब्लिश की गई थी। शुरुआत में इसका नाम हुआ करता था 21st बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। साल 1861 के बाद इसका नाम बदलकर 5th लाइट इन्फेंट्री रख दिया गया। कुछ सैनिकों की तादाद भी बढ़ा दी गई थी। इस इन्फेंट्री ने 1842 में अराकन, अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ी थी। इसके अलावा 1857 में काबुल, 1880 में अफगान वॉर और 1885 से 1887 में थर्ड बर्मा वॉर में हिस्सा लिया था। कुल मिलाकर इसका मिलिट्री रिकॉर्ड अच्छा था।
तुर्क और जर्मन जानते थे कि पूरी दुनिया में ब्रिटिश साम्राज्य जहां कहीं भी है वहां दसियों करोड़ मुसलमान रहते हैं और अगर इन्हें ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ भड़का दिया जाए तो विश्व युद्ध में मित्र देशों को हराया जा सकता है। इसी कवायद में राजा महेंद्र प्रताप द्वारा अफगानिस्तान में स्थापित निर्वासित सरकार को भी तुर्की और जर्मनी ने मान्यता दी थी। भारत की इस प्रोविजनल सरकार को बनाने में भारतीय विद्रोही क्रांतिकारियों और रेशमी रुमाल आंदोलन के नेताओं का भी हाथ था। बरकतुल्लाह भोपाली, राजा महेंद्र प्रताप, मौलाना मोहम्मद मियां मंसूर अंसारी, मौलाना उबैदुल्ला सिंधी और तमाम दूसरे क्रांतिकारी नेता इस सरकार के पक्षधर थे। अंग्रेजों के खिलाफ इस माहौल को भांपते हुए तुर्कों और जर्मनों ने जगह जगह अपने एजेंट्स छोड़ दिए थे, जिनका मकसद था जनता में, खास तौर पर मुसलमानों में अंग्रेजों के खिलाफ नफरत भरना। ऐसा ही एक तुर्की एजेंट था कासिम मंसूर। कासिम मंसूर ने मद्रास से आई 5th लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के ब्रिटिश हिंदुस्तानी सैनिकों से मुलाकात की और उन्हें दावत पर बुलाया। कासिम ने एक मुसलमान धार्मिक नेता नूर आलम शाह की मदद ली इसमें और रेजिमेंट के मुस्लिम सिपाहियों में अंग्रेजों के खिलाफ नफरत भर दी। सैनिकों के जहन में ये बात बैठ गई कि अंग्रेजों से लड़ना और ऑटोमन साम्राज्य के सुल्तान महमूद पंचम का साथ देना उनका मजहबी फरीजा यानी धार्मिक कार्य है। 5वीं लाइट इन्फेंट्री में ऐसे लोगों को भर्ती किया गया था जो मुख्य रूप से रंगहार और पठान बिरादरी के पंजाबी मुसलमान थे। रेजिमेंट को जर्मन जहाज SMS के कैदियों की रखवाली के लिए तैनात किया गया था। सुस्त नेतृत्व के चलते सिपाहियों का मनोबल भी गिर रहा था। इसके बाद 27 जनवरी 1915 को कर्नल मार्टिन ने यह ऐलान किया कि उनकी बटालियन यानी 5th लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट को हांगकांग के लिए रवाना किया जाएगा। इसके बाद रेजिमेंट में अफवाहें उड़ना शुरू हो गई कि उन्हें तुर्की साम्राज्य के खिलाफ या यूरोप में कहीं और मुसलमानों के ही खिलाफ लड़ने के लिए भेजा जा रहा है। रेजिमेंट को 2 हिस्सों में बांटा गया था। एक को लीड कर रहे थे सूबेदार मेजर खान मोहम्मद खान और दूसरी को सूबेदार वाहिद अली। एक तीसरा फ्रंट भी था जिसमें सूबेदार डुंडे खान, जमादार चिश्ती खान और अब्दुल अली खान खास थे। बाद में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में इन्हीं तीनों को अफवाहें फैलाने का जिम्मेदार बताया गया था। 5वीं लाइट इन्फेंट्री के सैनिक 14 फरवरी 1915 को हांगकांग के लिए रवाना होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तब तक बगावती तय कर चुके थे कि अब विद्रोह का वक्त आ गया है। इसके बाद 15 फरवरी 1915 यानी आज ही के दिन सुबह जनरल कमांडिंग ऑफिसर ने फेयरवेल परेड को संबोधित किया। सिंगापुर में सैनिकों के अभी तक के टेन्योर की तारीफ की गई और अगले सफर के लिए सामान बांधने का हुक्म दिया गया, लेकिन पूरे संबोधन में एक बार भी हांगकांग का जिक्र नहीं किया गया। अफवाह और पुख्ता हो गई कि सिपाहियों को तुर्क साम्राज्य के साथ ही मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए यूरोप भेजा जा रहा है, न कि हांगकांग। एक जर्मन कैदी था ओबो ल्यूटेनेंट लॉटेबॉक। इसने कह दिया था कि इसे पक्के से पता है कि सैनिकों को यूरोप ही भेजा जा रहा है। इसके बाद सिपाहियों ने ठान लिया कि बगावत करेंगे। शाम को करीब 3:30 बजे सिपाही इस्माइल खान ने एक शॉट फायर की और बगावत का सिग्नल दे दिया। इसके बाद बैरकों में मौजूद अंग्रेजी अफसरों की हत्या कर दी गई। एक अनुमान के मुताबिक 850 से अधिक विद्रोहियों का जत्था सड़कों पर घूमता और सामने आने वाले किसी भी यूरोपीय नागरिक को मार डालता। हालांकि रेजिमेंट के लगभग आधे हिस्से ने इस विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन इस पूरे वक्त विद्रोही सिपाहियों के खिलाफ भी खड़े नहीं हुए थे वो लोग। विद्रोही सिपाहियों ने खुद को 3 गुटों में बांट लिया था। 100 सिपाहियों का एक गुट तंगलिन बैरक को हथियार लूटने पर लगा था। बैरक में 309 जर्मन सिपाही और जर्मन शिप SMS के नाविक कैद थे। बागियों ने कैंप के गार्ड और कई अफसरों को मार डाला। मरने वालों में 2nd लेफ्टिनेंट J. लव मॉन्टगोमरी, सार्जेंट G. वॉल्ट सहित 10 अंग्रेज अफसर और मलेशिया की जाहोर मिलिट्री फोर्स के 3 सैनिकों सहित कुछ जर्मन भी शामिल थे। बागी सिपाही चाहते थे कि जर्मन उनके साथ मिलकर हथियार उठाएं, पर अचानक हुए हमले से जर्मन घबरा गए। कुछ ही जर्मन हथियार उठाने को तैयार हुए, ज्यादातर ने ऐसा करने से मना कर दिया, जबकि 35 के आसपास जर्मन भाग निकले। ये विद्रोह करीब 1 हफ्ते जारी रहा, जिसके बाद सिंगापुर वॉलंटियर आर्टिलरी के जवानों, ब्रिटिश सैनिकों और जाहोर मिलिट्री फोर्स ने मिलकर बगावत को दबा दिया। कुछ बागी सिपाही जंगलों की तरफ भागने में सफल हो गए, जिन्हें बाद में पकड़ लिया गया। कुछ सिपाही मार दिए गए और ज्यादातर को मित्र देशों की संयुक्त सेना ने बंदी बना लिया। 23 फरवरी को कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की मीटिंग हुई और सजा तय की गई। इसके बाद मार्च 1915 में ऑट्रम रोड सिंगापुर के किनारे खड़ा करके 47 भारतीय सिपाहियों को गोली मार दी गई, जबकि पटियाला और रोहतक के रहने वाले 3 सिपाहियों को फांसी दे दी गई। कासिम मंसूर, जिसने बगावत की आग भड़काई थी, उसे भी मार दिया गया, जबकि नूर आलम शाह को छोड़ दिया गया, क्योंकि मुस्लिमों में आगे भी विरोध की भावना भड़कने का डर था।
आज़ादी का मोल हमें अक्सर बताया समझाया जाता है, लेकिन हिंदुस्तान की तारीख के वो पन्ने जिन पर अंग्रेज़ी हुकूमत का दाग लगा है, तारीख में उन्हें हम बाँचने का काम करते रहेंगे, ताकि इस आज़ाद चमन की खुशगवार हवा की कीमत का अंदाज़ा हमारे जहन में ताज़ा रहे। ये एपिसोड आपके लिए लिखा था शिवेंद्र ने। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।